हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जीएनएसएस लेक्चर सीरीज का। यूनिट 1 के अंदर हमने देखा था कि जितनी भी जीएनएसएस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में समझा था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी हमने जीएनएसएस की, और जो इम्पोर्टेंट था वो था हमारे पास उसके सिस्टम के एग्जाम्पल्स। जैसे हमने जीपीएस के बारे में देखा, ग्लोनास के बारे में देखा, गैलीलियो के बारे में देखा। उसके अलावा हमने उसके सेगमेंट्स, और लास्ट में हमने थर्ड लेक्चर में क्या देखा था कि जो डीजीपीएस होता है उसमें सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में देखा था। तो ये जो यूनिट 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इस यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब तक हमने प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट 1 में सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जैसे इसमें हम जीपीएस सेगमेंट्स फिर से देखेंगे, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। हमने यूनिट 1 में भी देखा था। उसके अलावा जैसे हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी कि कोड्स होते हैं हमारे पास, पी कोड और सी बाई ए कोड। ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। उसके अलावा हमारे पास L1 L2 दो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। स्यूडो रेंज देखा, तो वो सभी चीज़ हमारे पास किसके अंदर आती हैं, प्रिंसिपल ऑफ जब जीपीएस ऑपरेशन देखेंगे हमारे पास। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारे पास। इसके अलावा हम इसमें टाइप्स ऑफ जीपीएस रिसीवर्स और उसके डेटा फॉर्मेट्स के बारे में, और लास्ट में हमारे पास क्या देखेंगे, सोर्सेज ऑफ एरर इन जीपीएस ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी हैं, उसके अलावा हम डायग्राम के साथ समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी होता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर में। सैटेलाइट जियोमेट्री, एफएमआरएस डेटा जैसे हमने देखा था, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, मल्टीपाथ इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जिसके अंदर हमने देखा था आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक डिले हमने देखा था। ठीक है, फिर क्लॉक इनएक्यूरेसीज एंड राउंडिंग एरर, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, ये सभी क्या है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ एरर है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस ऑपरेशन में हम जीपीएस का सिग्नल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो सैटेलाइट से रिसीवर तक जो रेडियो सिग्नल आता है वो क्या क्या कंटेंट रखता है हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास जो कोडिंग होती है, फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, उसके बारे में समझेंगे। पोजिशनिंग सर्विस कैसे वो प्रोवाइड करता है जीपीएस, स्यूडो रेंज मेजरमेंट, कैरियर फेज मेजरमेंट से भी हम अपने उसको लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास कि रिसीवर जो है अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है डिफरेंट सैटेलाइट से। ठीक है, तो कोडिंग के बेसिस पे जो सिग्नल स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास। उसके बाद ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करता है जीपीएस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करंट लोकेशन और जीपीएस सैटेलाइट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, यूजर्स पोजीशन और सैटेलाइट के बीच में, मतलब रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ 4 सैटेलाइट्स क्यों जरूरी है हमारे पास 3D पोजिशनिंग के लिए। 2D के लिए हमारे पास 3 है, लेकिन 3D के लिए 3 अननोन है, हमें XYZ निकालना है, तो हमें 4 सैटेलाइट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ देखेंगे। और पोजिशन कैलकुलेशन जो रहती है हमारे पास वो कैसे रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस है, कैसे काम करता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे हमें पता है जीएनएसएस को जो एग्जाम्पल्स हैं जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, हमने प्रीवियस यूनिट में देखे थे, और जो डेवलप हो चुके हैं हमारे पास वो जीपीएस और ग्लोनास है, और गैलीलियो भी हमारे पास अब डेवलप हो चुका है। तो ये जो जीएनएसएस सिस्टम है वो हमारे पास डेवलप किया गया था पहले मिलिट्री पर्पज़ के लिए, हमारे पास डिफेंस पर्पज़ के लिए, बट उसको क्या है अब कमर्शियल और सिविलियन यूज के लिए भी अलाउ किया गया है। लेकिन हमने क्या देखा है कि सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी रहता है, कि हमारे पास कुछ एक्यूरेसी को डाउन किया जाता है हमारे पास इंटेंशनली। ठीक है, तो जब 24 सैटेलाइट्स हमारे पास ऑर्बिट में कंप्लीट हो गई थी, तो वो फुल ऑपरेशन कैपेसिटी रखने लगा था हमारे पास। ठीक है, जीपीएस। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, कि आप अर्थ के ऊपर कहीं पर भी अपने पॉइंट की लोकेशन 3D पोजिशनिंग कर सकते थे हमारे पास, अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे। बट ये काम कैसे करता है हमारे पास, उसके बारे में समझेंगे हमारे पास। क्योंकि हमने देखा जीपीएस में कितनी ऑर्बिट्स रहती हैं हमारे पास, 6 ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट्स रहती हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स थी, तो हमारे पास 24 सैटेलाइट्स हो गई। तो आप इन 24 सैटेलाइट्स की हेल्प से मिनिमम आपको 4 चाहिए किसी भी पॉइंट पे अपनी 3D पोजिशनिंग के लिए हमारे पास। ठीक है, उससे पहले जैसे हमने जीपीएस सेगमेंट्स की बात की थी कि हर एक जीएनएसएस सिस्टम जो एग्जांपल्स हैं, चाहे वो हमारे पास जीपीएस रहे, चाहे ग्लोनास रहे, चाहे फिर गैलीलियो रहे, उनके हमारे पास 3 सेगमेंट्स रहते हैं हमारे पास। ठीक है, और वो 3 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास,
एक तो स्पेस सेगमेंट रहता है, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा यूजर सेगमेंट। सिंपली अगर देखा जाए तो स्पेस सेगमेंट के अंदर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो सभी हमारे पास किसके अंदर आती हैं, स्पेस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। और कंट्रोल सेगमेंट जो मॉनिटरिंग कंट्रोल स्टेशंस रहते हैं, मास्टर कंट्रोल स्टेशंस और मॉनिटरिंग स्टेशन, उसके अलावा ग्राउंड एंटीना, ये सभी क्या है, कंट्रोल सेगमेंट है जो सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है यूजर सेगमेंट, जो रिसीवर है हमारे पास, वो यूजर सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो पहले हम स्पेस सेगमेंट की बात करते हैं, और किसके स्पेस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम जीपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ना हम ग्लोनास की बात कर रहे हैं और ना गैलीलियो की, क्योंकि हमें पता है ग्लोनास और गैलीलियो के अंदर 3 ऑर्बिटल प्लेन्स रहते हैं और वहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रहती हैं। हम जीपीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 6 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहती हैं, ठीक है। तो स्पेस सेगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटिंग जीपीएस सैटेलाइट्स। जीपीएस डिजाइन ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स, ठीक है। तो 8 each in approximately 3 circular orbits. This had been later modified to 6 orbits with 4 satellites each. तो अब क्या है, हमारे पास 6 ऑर्बिट्स हैं और हर एक के ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स हैं। The orbits are arranged so at least 6 satellites are always within line of sight from almost anywhere on the earth surface. तो जब 24 सैटेलाइट्स हमारे पास हैं जीपीएस में, तो मिनिमम 6 सैटेलाइट्स हमारे पास हर एक पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस से हमारे पास मिनिमम विजिबल रहती है हमारे पास। तो हमें 4 चाहिए 3D पोजिशनिंग के लिए, लेकिन हमें मिनिमम 6 सैटेलाइट देखने के लिए मिलती हैं। तो हम अर्थ सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अपनी पोजीशन जीपीएस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। द सैटेलाइट्स आर स्पेस सो दैट जीपीएस रिसीवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम एटलीस्ट 4 ऑफ देम। 4 क्यों चाहिए, 3D पोजिशनिंग के लिए। द सैटेलाइट्स आर डिस्पर्स्ड इन 6 ऑर्बिटल प्लेन्स ऑन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स विद एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 20,200 किलोमीटर। तो ये जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास अर्थ सरफेस के इक्वेटर के साथ है हमारे पास, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर से है हमारे पास, ठीक है, एल्टीट्यूड। और ये जो इंक्लिनेशन है वो हमारे पास इक्वेटर ऑफ द अर्थ से हमारे पास ऑर्बिटल का, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कितना एंगल है हमारे पास, 55 डिग्री है विद द इक्वेटर। ऑर्बिटल पीरियड जो रहता है हमारे पास सैटेलाइट्स का, वो अप्रोक्सीमेटली 11 आवर 58 मिनट। इसका मतलब क्या है कि वो जो सैटेलाइट है एक पॉइंट पे अपने ऑर्बिट में 2 बार ट्रेवल करती है एक दिन में, ठीक है। स्पेस व्हीकल सेंड रेडियो सिग्नल फ्रॉम स्पेस एज शोन इन फिगर देखेंगे अभी हम नीचे, ठीक है। तो उसमें क्लियरली विजुअल रहेगा कि रेडियो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है हमारे पास सैटेलाइट से, और जो रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, करियर फ्रिक्वेंसीज रहती हैं हमारे पास L1 L2, 2 डिजिटल कोड्स रहते हैं और हमारे पास सिर्फ एक नेविगेशन मैसेज रहता है। तो ये चीज़ है हमारे पास जो सिग्नल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, कि सिग्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। करियर फ्रिक्वेंसी और जो कोड्स है वो हमारे पास किस लिए यूज होता है, और नेविगेशन मैसेज किस लिए यूज होता है वो देखते हैं अभी, क्योंकि सभी का जो काम है वो अलग अलग काम है हमारे पास। तो जो ये करियर फ्रिक्वेंसीज है और जो डिजिटल कोड्स हैं वो हमारे पास हेल्प करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन करने में। रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का क्या डिस्टेंस है वो किसकी इन्फॉर्मेशन से निकलता है हमारे पास, जो सिग्नल के अंदर करियर फ्रिक्वेंसीज और डिजिटल कोड आते हैं हमारे पास, पी कोड होगा या फिर हमारे पास C/A कोड होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको पता है कि पी कोड जो हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइजली रहता है हमारे पास एज कम्पेयर टू द कोर्स एक्वेशन कोड C/A कोड, ठीक है। तो करियर एंड डिजिटल रेंज कोड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द यूजर रिसीवर टू द जीपीएस सैटेलाइट्स। और जो नेविगेशन मैसेज है वो हमारे पास कैरी करता है एफिमेरस डेटा को। इसका मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है सैटेलाइट्स की, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको कैरी करता है हमारे पास नेविगेशन मैसेज। द ट्रांसमिटर सिग्नल आर कंट्रोल बाय हाईली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड द सैटेलाइट। तो हमें पता है कि रिसीवर में इतना प्रिसाइजली क्लॉक्स नहीं रहती हैं, बट सैटेलाइट्स के अंदर हमारे पास हाईली प्रिसाइजली जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं हमारे पास। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II GPS was used to locate the enemy, which was helpful in deciding whether to attack or retreat depending on the size of forces। तो जैसे अभी अब हर एक कंट्री क्या है अपना नेविगेशन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जिससे कि आगे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अपने नेविगेशन सिस्टम को वो यूज कर सके। अब जैसे हमने देखा कि सिग्नल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं और तीनों का डिफरेंट काम रहता है हमारे पास, ठीक है। द सिग्नल कैन पास थ्रू क्लाउड्स, ग्लास एंड प्लास्टिक। जैसे आप देख सकते हो कि अपने घर पे रूम के अंदर भी आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियो सिग्नल
आ रहे हैं हमारे पास सैटेलाइट से, आपके फ़ोन में जो रिसीवर है वो उसको रिसीव कर पा रहा है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, सिग्नल जो है वो पास हो रहा है आपके ग्लास, प्लास्टिक, क्लाउड्स जो भी होता है उससे वो पास कर जाता है। मोस्ट सॉलिड बिल्डिंग्स डिक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल। तो अगर आप जितना अंडरग्राउंड जाते हो उतनी एक्यूरेसी डाउन होती है, क्योंकि सिग्नल जो होता है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो एक्यूरेटली अपनी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मेटल ज़्यादा है उसके अंदर या फिर वाटर ज़्यादा है, तो हमारे पास सिग्नल जो है उससे पास नहीं हो पाता है। ये जीपीएस सैटेलाइट इज पावर्ड बाई सोलर एनर्जी, क्योंकि जीपीएस के ऊपर सोलर पैनल लगे रहते हैं जिससे कि वो अपना ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। इफ सोलर एनर्जी इज अनअवेलेबल, सपोज द सैटेलाइट इज इन अर्थ शैडो, इट यूजेस द बैकअप बैटरीज टू कंटिन्यू रनिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये 24 घंटे कैसे मूव करता रहता है, वो हमारे पास सोलर एनर्जी को यूज करता है। उसके अलावा वो अपने बैटरी के बैकअप बैटरी उसके अंदर लगी रहती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जैसे देख सकते हैं कि ये अर्थ सरफेस है हमारे पास, अर्थ सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 20,200 किलोमीटर पे हमारे पास क्या है, सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ सैटेलाइट 24 है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स को शो कर रहा है जो रिवॉल्व कर रही हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, और आपको टोटल 6 ऑर्बिट देखने के लिए मिलेंगी। एक हो गई हमारे पास, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और ये 6 हो गई हमारे पास। 6 ये नहीं हुई, ये वाली हमारे पास 6 हो गई। तो आप देखोगे कि टोटल 6 ऑर्बिट्स रहती हैं और हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट, मतलब मिनिमम 24 सैटेलाइट्स हमारे पास जीपीएस के अंदर रहती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो सिग्नल का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास करियर फ्रिक्वेंसीज रहती हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास कोड्स रहते हैं डिजिटल। तो करियर फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी है, L1 करियर फ्रिक्वेंसी और L2 हमारे पास है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे ये ट्रेवल करती है हमारे पास। C/A कोड है, P कोड है हमारे पास, 2 डिजिटल कोड्स होते हैं। और हमने नेविगेशन मैसेज देखा था जो फाइंड आउट करता है हमारे पास लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट्स हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स और सिग्नल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, स्पेस सेगमेंट है। दूसरा देखते हैं हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट जीपीएस का। तो कंट्रोल सेगमेंट हमारे पास क्या है, ट्रैकिंग सिस्टम जो हमारे पास मॉनिटर करते हैं हमारे पास सैटेलाइट्स को या फिर जीपीएस सिस्टम को, वो हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सैटेलाइट हेल्थ, सिग्नल इंटीग्रिटी और ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप ग्राउंड से ही अपने सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है हमारे पास अपने ऑर्बिट के अंदर, उसके हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो और उसके जो भी ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं उनको भी मॉनिटर कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है हमारे पास, मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं हमारे पास, और ग्राउंड एंटीना होता है हमारे पास। तो मॉनिटरिंग स्टेशंस क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ 6 अनमैन्ड स्टेशन। हम 6 अनमैन्ड स्टेशन मतलब जीपीएस से रिलेटेड बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ईच स्टेशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीपीएस सैटेलाइट व्हीकल्स एंड देन सेंड्स द ऑर्बिटल एंड क्लॉक इन्फॉर्मेशन टू द मास्टर स्टेशन। तो मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो कंटिन्यूसली ऑर्बिटल पैरामीटर्स को और जो उसकी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है, क्लॉक की इन्फॉर्मेशन है, उसको कंटिन्यूसली रिसीव करता है हमारे पास और उसको ट्रांसफ़र करता है मास्टर कंट्रोल स्टेशन के पास। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन क्या करता है हमारे पास, जो मॉनिटर करता है और रिसीव करता है जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिटल और क्लॉक इन्फॉर्मेशन जो मॉनिटरिंग स्टेशन उसको सेंड करता है हमारे पास। इट कॉन्टेक्ट्स ईच जीपीएस सैटेलाइट रेगुलरली विद ए नेविगेशनल अपडेट यूजिंग डेडिकेटेड और शेयर्ड ग्राउंड एंटीना। फिर ग्राउंड एंटीना की हेल्प से वो उसको अपडेट करता है हमारे पास कि अगर कुछ भी वेरिएशन होता है तो उसको वो मॉडिफाई करता है, करेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। किसकी हेल्प से, ग्राउंड एंटीना की हेल्प से। क्योंकि अगर आपके पास कोई नैनो सेकंड भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है तो हमारे पास आपकी जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, एरर देखने के लिए मिलता है। दीज अपडेट एंड कोऑर्डिनेट द एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड द सैटेलाइट विद इन द फ्यू नैनो सेकंड तक उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो अचीव होती है हमारे पास। द कंट्रोलर्स इन द मास्टर कंट्रोल स्टेशन मेक प्रिसाइज करेक्शन टू द डेटा एंड सेंड द इंफॉर्मेशन नोन एज एफएमआरएस डेटा। तो जो ऑर्बिटल और लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास सैटेलाइट्स की उसको हम एफएमआरएस डेटा कहते हैं। उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, कुछ भी वेरिएशन होता है तो उसको मॉडिफाई करते हैं और प्रिसाइजली करेक्ट रखते हैं उसको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड एंटीना। ग्राउंड एंटीना क्या है हमारे पास, जीपीएस के लिए हमारे पास 4 ग्राउंड एंटीना होते हैं हमारे पास जो रिसीव करते हैं ऑर्बिटल और क्लॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट्स, और वो हमारे पास मॉनिटर स्टेशंस को भेजते हैं। उसके बाद वो मॉनिटर स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड एंटीना क्या मास्टर कंट्रोल स्टेशंस को भेजता है हमारे पास, ठीक है।
तीन सेगमेंट हमने देखे। पहला स्पेस सेगमेंट जो स्पेस व्हीकल्स रहते हैं हमारे पास, सैटेलाइट व्हीकल। दूसरा हमारे पास क्या था, ग्राउंड सेगमेंट, ठीक है, जिसके अंदर मास्टर कंट्रोल स्टेशन और मॉनिटरिंग स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड एंटीना। तीसरा जो है वो हमारे पास है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट मतलब रिसीवर्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम कंट्रोल सेगमेंट की बात करते हैं। द फ्लाइट पाथ ऑफ द सैटेलाइट्स आर ट्रैक्ड बाय अ नंबर ऑफ डेडिकेटेड यूएस एयरफोर्स मॉनिटरिंग स्टेशंस अलोंग विद शेयर नेटवर्क ग्राउंड एंटीनाज। मॉनिटरिंग स्टेशंस ऑपरेटेड इन डिफरेंट कंट्री, जैसे इंग्लैंड हो गया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। बट जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन रहता है वो हमारे पास कहाँ है, यूएस डिफेंस के अंदर है हमारे पास, ठीक है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है यूजर सेगमेंट हमारे पास, जैसे हमारा फ़ोन हो गया हमारे पास, या फिर जो रिसीवर होता है वो यूजर सेगमेंट के अंदर आता है। तो यूजर सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ यूजर्स लाइक यू विद द जीपीएस रिसीवर हैंडसेट विच रिसीव्स द सिग्नल ब्रॉडकास्टेड बाय द सैटेलाइट। द जीपीएस रिसीवर खुद के खुद हमारे पास क्या है, डिकोड करता है उस कोडिंग को और कैलकुलेट करता है हमारे पास 3D पोजीशन को, ठीक है। कन्वर्ट द सिग्नल इनटू 3 डायमेंशनल पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड, तीनों चीज़ मिलती हैं। रिसीवर इज मोस्टली डिस्क्राइब बाय द नंबर ऑफ चैनल्स और सैटेलाइट। तो जो रिसीवर जो होता है उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है कि वो कितनी सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पा रहा है हमारे पास, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ चैनल्स कितना वो कैरी करता है हमारे पास, जैसे सिंगल फ्रिक्वेंसी, डुअल फ्रिक्वेंसी, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितना वो कम्युनिकेट कर पा रहा है एक बार में। तो उसके बेसिस पे हमारे पास रिसीवर का क्लासिफिकेशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपका रेट भी बढ़ जाता है हमारे पास, जो प्राइस रहता है रिसीवर का। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना रिसीवर परचेज कर सकते हो मार्केट में जाके। फ़ोन में तो ऑलरेडी विद इन हमारे पास फ़ोन के अंदर रहता है हमारे पास जीपीएस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सेगमेंट था, जैसे कि हमने सेगमेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था यूनिट 1 के अंदर, और अभी हमने क्या पूरा जीपीएस के बारे में जो भी सेगमेंट्स होते हैं, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, एससीयू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीपीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे हमारे पास गेट ज्योमेटिक्स में, तो हमने उसको अच्छे से देखा है। अब जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस ऑपरेशन, कि जीपीएस जो है वो 3D पोजीशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसके अंदर हम सारी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। जीपीएस ऑपरेशन देखते हैं हमारे पास। इफ़ यू आर हैंडलिंग अ जीपीएस इंस्ट्रूमेंट देन योर लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस कुड बी नोन। तो जैसे आपका फ़ोन में अंदर जीपीएस है तो इसलिए आप को अमेरिका के अंदर कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है हमारे पास, क्योंकि उनके पास मास्टर कंट्रोल स्टेशन है। ग्लोनास है तो रशिया आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। द आइडिया बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ जीपीएस इज रादर सिंपल, क्योंकि जीपीएस जो ऑपरेशन है या फिर जो उसका प्रिंसिपल है वो ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है। तो ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट पे हमारे पास जीपीएस अपने कैलकुलेशन करता है हमारे पास। ट्राइलेट्रेशन मतलब 3 डिस्टेंस मेजर के बेसिस पे आपका लोकेशन फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो ये 3 जो डिस्टेंस है वो कौन से हमारे पास, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सैटेलाइट से जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है अपना जीपीएस रिसीवर फ्रॉम डिफरेंट सैटेलाइट्स। तो मिनिमम 4 सैटेलाइट से वो अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, बट 3 चाहिए होती हैं सैटेलाइट्स आपको XYZ 3 अननोन्स के लिए। बट जो 4 सैटेलाइट चाहिए प्रिसाइज लोकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जो टाइम करेक्शन फैक्टर रहता है उसके लिए चाहिए होती है हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है X1 Y1 या फिर आप D1 D2 D3 कह लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है इसी का यूज करके हमारे पास जो जीपीएस रिसीवर है वो हमारे पास अपने XYZ कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करता है हमारे पास। तो 3 डिस्टेंस को यूज करके वो हमारे पास क्या है, अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ट्राइलेट्रेशन है। तो वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ with respect to the satellites to 3 GPS सैटेलाइट along with the satellite locations। और इसमें सैटेलाइट लोकेशन चाहिए होती है हमारे पास। जब हम पोजीशन कैलकुलेशन देखेंगे वहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट्स की उसकी भी रिक्वायरमेंट रखता है हमारे पास, ठीक है।
जो D1 D2 D3 सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है वो तो सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का स्पीड ऑफ लाइट हो गया हमारे पास और टाइमिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस सिग्नल के अंदर रहती है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। बट ये जो सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन है उसको जो है अपने अननोन्स के साथ यूज किया जाता है, जिससे कि ये जो 3 अननोन्स है हमारे पास XYZ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, वो सभी फाइंड आउट हो सकें। तो आपको जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। द लोकेशन ऑफ द पॉइंट और जीपीएस रिसीवर कैन बी नोन बाय सिंपली अप्लाइंग द वेल नोन कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसेक्शन विच इज यूज्ड बाय मैनी सर्वेयर्स इन देयर डेली वर्क, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रिसाइजली 3D पोजिशनिंग करनी है तो आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट्स विजिबल होनी चाहिए उस पॉइंट से, और आपको डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया जाता है वो अपने और 3 सैटेलाइट्स के बीच में तो मिनिमम होता ही है, जिससे कि आप 3 अननोन XYZ निकाल सको, ठीक है। ई जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूसली ट्रांसमिट अ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल कंपोज्ड ऑफ 2 कैरियर्स 2 कोड्स एंड नेविगेशन मैसेज। तो हमने देखा है कि 2 कैरियर 2 कोड और एक नेविगेशन मैसेज जो है वो सिग्नल के स्ट्रक्चर में होता है, सिग्नल के अंदर होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑन ऑफ होता है, वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करती रहती हैं। जब आप रिसीवर ऑन करते हो तो वो उन सिग्नल को कैप्चर करता है, रिसीव करता है और फिर उसको डिकोड करके अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है। तो जितनी देर के लिए आप उसको ऑन रखते हो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको अचीव होती है हमारे पास, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे, जब आप लोकेशन शेयर करते हो तो जब लोकेशन को आप थोड़ी देर के लिए ऑन करके रखो तो उसकी एक्यूरेसी आप देखोगे को 100 मीटर 80 मीटर 50 मीटर इस टाइप से कम होते हुए 15-20 मीटर कभी कभी 5 मीटर तक को भी आपको जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जितनी देर के लिए आप रिसीवर को उसी पॉइंट पर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने देते हो, तो ठीक है। तो सिग्नल के अंदर हमारे पास जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट से 2 कैरियर 2 कोड और एक नेविगेशन मैसेज कंसिस्ट करता है। When you switch on your GPS receiver, it picks up the GPS signal through the receiver antenna. Once the receiver acquires the GPS signal, it will process using its inbuilt software. तो GPS रिसीवर के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है जो अपने आप पोजीशन को कैलकुलेट करता है। द आउटकम ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द डिस्टेंसेस टू द GPS सैटेलाइट थ्रू डिजिटल कोड्स नोन एज द सूडो रेंजेस। और जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन है उनके जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है? नेविगेशन मैसेज, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहे हैं हमारे पास D1 D2 D3 ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सीडो रेंजेस कहलाते हैं हमारे पास। जब रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस जब कैलकुलेशन होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सीडो रेंजेस कहलाता है, ठीक है। उसका यूज करके हमारे पास जीपीएस अपनी जो रिसीवर है अपना पोजीशन कैलकुलेट करता है। इफ़ यू नो द डिस्टेंस टू 3 पॉइंट्स रिलेटिव टू योर ओन पोजीशन you can determine your own position relative to those 3 points. We know that the position of the receiver must be at some point on the surface of an imaginary sphere from the distance to one satellite. The sphere has its origin at the satellite with a radius equal to the distance of the user from the center of the GPS satellite, which is assumed to be center of the sphere. By intersecting 3 imaginary sphere, the receiver position can be determined. From the practical point of view, however, a fourth satellite is needed to account for the receiver clock offset. तो इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आप क्या सीडो रेंज कैलकुलेट करते हो, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो अपने जीपीएस रिसीवर से और सैटेलाइट के बीच में। तो आप मान के चलते हैं कि ये जो सैटेलाइट है D1 कैलकुलेट किया तो आपकी जो पोजीशन है वो इस D1 डिस्टेंस के रेडियस के हिसाब से इस सर्कल में कहीं होगी, ठीक है। फिर ये जो रिसीवर है अपना दूसरे सैटेलाइट से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है तो इसका जो स्फीयर रहेगा वो D2 रेडियस के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो आपका ये जो पॉइंट है या फिर रिसीवर है वो इस एरिया के अंदर रहेगा। फिर आप तीसरा जो रिसीवर है वो अपना तीसरा सैटेलाइट से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उससे फिर आपको एक स्फीयर देखने के लिए मिलता है और इन तीनों स्फीयर का जो इंटरसेक्शन रहता है वो एक्चुअली हमें हमारे पास
रिसीवर की पोजीशन या फिर जो अननोन पॉइंट है उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है उसके स्फीयर के रेडियस में हमारी कहीं ना कहीं उस जीपीएस रिसीवर या अननोन पॉइंट की पोजीशन रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इमेजिनरी स्फीयर का। अब ये जो फोर्थ सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास इसलिए पड़ती है कि सैटेलाइट के ऊपर होती है हमारे पास प्रिसाइजली जो क्लॉक्स हैं हमारे पास रेडियम और सीजियम वाली, बट रिसीवर में हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक्स नहीं रहती। तो जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन सिग्नल के अंदर हमें मिल रही है वो करेक्ट है नहीं है, या फिर जो हम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पर हमारी पोजीशन करेक्ट है नहीं, तो जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है या फिर टाइम करेक्शन फैक्टर है उसके लिए हमारे पास 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 अननोन हो जाते हैं हमारे पास XYZ 3D पोजिशनिंग के लिए और जो टाइम करेक्शन फैक्टर है। तो 4 अननोन्स के लिए हमारे पास 4 सैटेलाइट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 3D पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। तो ये इमेजिनरी स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। इस सैटेलाइट से इस स्फीयर के अंदर हमारी पोजीशन है, ये वाली सैटेलाइट से इस स्फीयर के अंदर है, और ये वाली सैटेलाइट से हमारी जो पोजीशनिंग है वो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो हमारे पास एक्चुअली में रिसीवर की लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास, ठीक है। जो क्लॉक ऑफसेट है वो हमारे पास द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड with the method described earlier was until recently limited to 100 meter for the horizontal component, 156 meter for the vertical component and 340 nanosecond for the time component। तो आप टाइमिंग सर्विस भी जो है वो अवेलेबल रहती है हमारे पास जीपीएस के साथ, ठीक है। XYZ लोकेशन इन्फॉर्मेशन तो रहती है, उसके साथ आप टाइमिंग सर्विस भी यूज कर सकते हो जीपीएस की हेल्प से। द लो एक्यूरेसी इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी, किसके लिए? सिविलियन पर्पज के लिए। सिविल्स के लिए हमारे पास क्या है, जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको अल्टर किया जाता है हमारे पास डिथरिंग प्रोसेस की हेल्प से, और वो हमारे पास जो हमारा लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसको डिग्रेड करता है, एक्यूरेसी लो कर देता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं। दिस वाज अ टेक्निक यूज टू इंटेंशनली डिग्रेड द ऑटोनोमस रियल टाइम पोजिशनिंग एक्यूरेसी टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। With the recent decision of terminating the selective availability, the obtained horizontal accuracy is expected to improve to about 22 मीटर। तो जब सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी नहीं रहता है तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे मिलिट्री पर्पज हो गया वो पी कोड यूज करते हैं, उसमें हमारे पास सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी नहीं रहता, तो जो उनकी एक्यूरेसी है, जो कैलकुलेशन है, पोजिशन कैलकुलेशन, वो एक्यूरेट रहती है हमारे पास, ठीक है। द यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस रिसीवर्स मेंशन्ड बिलो। अब हम जीपीएस रिसीवर की हेल्प से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। वैसे हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास पोजिशनिंग सर्विस, टाइमिंग और वेलोसिटी सर्विसेज हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो जीपीएस की हेल्प से कर सकते हैं हमारे पास। उसके अलावा रिसीवर जो है वो एक तो लोकेशन देता है XYZ 3D पोजिशनिंग, स्पीड भी आप निकाल सकते हो, जैसे आप गाड़ी की स्पीड निकाल सकते हो। आजकल क्या है, मैप के अंदर भी ये फीचर आ गया कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से ड्राइविंग कर रहे हो। तो एक्यूरेट एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट नियर टू बता देता है हमारे पास, जिसकी वजह से वो अपना टाइम भी बता देता है कि आप इतने बजे तक पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो स्पीड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है, जीपीएस की हेल्प से। ये तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो मैप के ऊपर, ठीक है। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, जो सैटेलाइट के ऊपर प्रिसाइजली क्लॉक्स रहती हैं उसकी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। स्टोर्ड लोकेशंस, मैप जो है आप कहीं पर भी कितने भी साल में, मतलब पिछले कुछ साल में जहाँ जहाँ गए हो वो मैप के अंदर स्टोर होता है हमारे पास। आप अपनी उस हिस्ट्री को देख सकते हो हमारे पास कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। क्यूमुलेटिव डेटा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, इलेप्स टाइम कितना है, टाइम ऑफ अराइवल कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका फ़ोन जो है, क्योंकि जब जीपीएस ऑन रहता है तो वो सब का सब स्टोर करता जाता है। तो ये चीज़ आप मैप की हिस्ट्री में देख सकते हो। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं वो हमारे पास जीपीएस रिसीवर की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जैसे हमें पता है कि इंटेंशनली डिग्रेड की जाती है हमारे पास एक्यूरेसी। तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी इज ए प्रोसेस अप्लाई टू द यूएस by the US Department of Defense to the GPS signal intended to deny civilian and hostile foreign users the full accuracy of GPS by subjecting the satellite clocks to a process known as dithering, which
अल्टर्स देयर टाइम स्लाइटली। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस है उसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स देखे थे, ये सारे टॉपिक्स आगे कवर किए जाएंगे हमारे पास। आज हमने देखा कि जीपीएस का ऑपरेशन और उसका मतलब सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसको और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको आज जो भी डाउट है वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं हमारे पास, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो अल्फ़ा बैच है वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो टारगेट रखता है गेट ज्योमेट्रिक्स 2025, ठीक है। आप अपनी जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।